हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 के ऊपर, है ना। किसका मॉडल क्वेश्चन पेपर? जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट 4 है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें भाई साहब क्वेश्चन फिर किस प्रकार से है इसे हम लोग देखेंगे, है ना, बारी बारी से। और क्वेश्चन हम लोग आराम आराम से करेंगे, ठीक है। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम आराम से आप पढ़िए और जितने भी पेपर हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर उसको आप सही ढंग से कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपका नंबर, आपका स्कोर जो है अच्छा बन सके। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई। भाई साहब यहां पर एक आर जो है एक रिलेशन है सेट एन में। एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, है ना। गिवन बाई दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है साहब? तो आर बराबर दिया हुआ है ए बी। यहां पर यह क्या है भाई? ए बी ऑर्डर्ड पेयर है। सच डेट इस प्रकार से है कि ए बराबर है बी माइनस 2। ए बराबर कैसा है? बी माइनस 2 है। और यहां पर जो बी है वह 6 से छोटा है, यानी जो आप b का वैल्यू लेंगे वह 6 से बड़ा लेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, तो आप जो है सही आंसर यहां से चुनिए कि भाई कौन सा यह इसमें दिए हुए चारों ऑप्शन में हमारे रिलेशन आर में कौन सा आंसर है वो आप ढूंढ के बताइए। तो चलिए देखिए, हमारे पास साहब क्या है? तो हमारे पास a बराबर है, यहां आप देखेंगे a बराबर है b माइनस 2। और क्वेश्चन बोल दिया है आपसे कि जो आप b का वैल्यू लेंगे वह 6 से बड़ा लेंगे और नेचुरल नंबर लेंगे। किस पर रिलेशन डिफाइंड है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। तो अगर साहब आप b का वैल्यू 7 लेते हैं, b का वैल्यू सपोज कीजिए आप 7 लेंगे, तो यहां हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी a का वैल्यू क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर किस प्रकार से बना है? तो a और b का, यानी b का वैल्यू आपने कितना लिया? 7 लिया, तो a का वैल्यू 5 मिला आपको, यानी यहाँ 5 और 7, है ना। क्या यह जो है R में है? तो देखिए भाई, अगर वो दिख रहा है तो होगा, नहीं है। अब जो है आप b का वैल्यू 8 लीजिए, है ना। 7 ले लिया मैंने और यह दिए हुए ऑप्शन में भाई साहब नहीं है, यानी यह आंसर तो नहीं हो सकता है। तो अगर आप b का वैल्यू अब 8 लेंगे, क्या लेंगे साहब? 8। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू 6 निकल के आया। क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वह क्या बनेगा? तो a का वैल्यू 6 है, तो पहले a है, a फिर b है, तो b हमने क्या लिया है? 8 लिया है, ठीक है ना। तो 6 और 8 यहां पर जो पॉइंट बना इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या भाई यहां ऑप्शन में है? तो हाँ देखिए, यहां सी नंबर में 6 8 हमारे रिलेशन आर में है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है सही है इसके लिए। कौन सा? सी नंबर। क्लियर? अगर आगे आप चेक करना चाहते हैं तो बी का वैल्यू आप 9 लेंगे, तो भाई इसमें तो 9 ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे जिक्र नहीं है 9 का, तो भाई आगे अब हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। देखिए यहां पर एक जो आर है यह एक रिलेशन है, यह एक संबंध है इस समुच्चय में, इस सेट में, जिसमें एलिमेंट्स क्या रखे गए हैं साहब? तो 1 2 3 4 रखे गए हैं। गिवन बाई दिया हुआ है भाई रिलेशन, यहां देखिए इस प्रकार से रिलेशन है। तो बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर, तो आप सही आंसर को चुनिए, है ना। तो भाई कैसा होगा आर? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? 3 सेट जो हम लोग किए उसमें सही ढंग से हमने बताया है, हर बार वहां पे क्लियर किए हैं, लेकिन अब हम लोग जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे, है ना। और जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला सेट 1 जाकर देखे, सेट 2 जाकर देखे, वहां पे सब चीज जो है एकदम आराम आराम से बताया गया है, तोड़ तोड़ कर, ठीक है। तो आइए, यहां से बोल रहा है कि क्या हमारा यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा है। दूसरा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या हमारा आर रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा है। तीसरा है कि R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव।
नंबर 4 है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, उसमें रिफ्लेक्सिव भी रहता है, सिमेट्रिक भी रहता है और ट्रांजिटिव भी रहता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वह रिलेशन फिर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो आइए इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग पहले चेक करेंगे। नहीं, सबसे पहले इसको देखिए और इसमें क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं वो देखिए। तो 1 का रिलेशन, 1 का संबंध 2 से है, मीन्स 1 का रिलेशन 2 से है। क्या 2 का 1 से है? तो देखिए भाई नहीं है। 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से इसमें नहीं है, यानी यह अब सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं सबका सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो इसी का नहीं बन रहा है सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक का काम हुआ खत्म। अब रिफ्लेक्सिव देखिए, तो हमारे पास इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, सभी का खुद से अगर रिलेशन इसमें होगा तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए इसमें 1 है, 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है। 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से है, यानी यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए यहां पर 1 का है 3 से और 3 का है 2 से, तो भाई 1 का भी है 2 से, है ना। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर A का रिलेशन है किससे, A का रिलेशन है B से और B का रिलेशन है C से, तो अगर A का रिलेशन C से हो जाए तो यह ट्रांजिटिव हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर 1 का है 3 से और 3 का है 2 से, तो भैया 1 का 2 से है, तो हाँ यहाँ है, यानी यह ट्रांजिटिव भी है। तो क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर? हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट एफ मैपिंग फ्रॉम R to R be defined as f of x is equal to x to the power 4, choose the correct answer, है ना। यहाँ पर एक मैपिंग एफ है फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर यह मैप कर रहा है, और किस तरीके से डिफाइंड है भाई, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है x के पावर 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। यहाँ गिवन ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस क्या है भाई, तो यह 1 1 है कि ऑन टू है, मेनी 1 ऑन टू है कि 1 1 ऑन टू नहीं है, यही हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि यह कैसा है। तो आप 2 सेट थोड़ा सा बना के देख लीजिए, है ना। चलिए ये भी रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है भाई, तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के पावर 4 है। चलिए यहां से 0 1 2 ऐसे नंबर ले रहे हैं, इधर -1 -2, है ना, ऐसा ले रहे हैं। तो अगर आप 0 लीजिएगा तो यहां 0 रखिएगा तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, यानी y बराबर 0 मिल जाएगा, यानी 0 का कनेक्शन 0 से बनेगा, ठीक। फिर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट, -1 है, -2 है, डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहां साहब -1 लीजिएगा x का वैल्यू, तो x के पावर 4 जो है इधर 1 को -1 को भी प्लस बना देगा, यानी -1 का भी कनेक्शन +1 से। 1 भी लीजिएगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा, यानी 1 का भी 1 से। 2 लीजिएगा तो 16 मीन्स 16 मिल जाएगा, -2 लीजिएगा उसमें भी +16 मिलेगा। तो यहां से बस इतना से ही आप पता कर लीजिए कि यह तो 1 1 हो ही नहीं सकता है ना। 1 1 में क्या होता है कि पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स का दूसरे सेट में एक अपना इमेज होना चाहिए, यानी सेट 1 के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट हमारा इमेज बनना चाहिए। लेकिन यहां पर तो ऐसा है नहीं। देखिए -1 का इमेज 1 और 1 का भी इमेज 1, यानी यहां पर 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज इसमें दूसरे में दिखने लगा। तो इस कंडीशन में यह 1 1 हो नहीं सकता है। अब बात रहा ऑन टू का, तो ऑन टू में क्या होता है कि रेंज बराबर कोडोमेन होता है, तो ये पूरा दूसरा सेट कोडोमेन कहलाता है। और इसका रेंज कौन होता है, जो बन के निकलता है, तो बन के निकल रहे हैं 0 से लेकर इधर सब, यानी सभी होल नंबर इधर आ रहे हैं, है ना। और बहुत सारे इधर छूट भी जाएंगे, यानी 0 से इधर स्टार्ट है,
तो भैया यह रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है। तो यहाँ पर यह नहीं ऑन वन है और नहीं ऑन टू है। अब मेनी वन ऑन टू, भैया ऑन टू तो है ही नहीं, तो मेनी वन ऑन टू कहां से हो जाएगा यह? यानी यहाँ पर एफ वन वन भी नहीं है, मेनी वन ऑन टू भी नहीं है, एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू नहीं, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। सही बात है, जो हमारा एफ है यह ना ही वन वन है और ना ही ऑन टू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेट एफ बी अ मैपिंग। हाँ, एफ जो है एक मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर पर, बी डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x है। चूज द करेक्ट आंसर, तब आप यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि अगर हमारा मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर पर होगा और जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है यह अगर एक लीनियर होगा, कैसा होगा? लीनियर होगा। लीनियर कहने का मतलब इसका पावर 1 होगा, इसमें जो वेरिएबल एक्स है पावर 1 होगा, तो इस कंडीशन में यह हमेशा जो है 1 1 ऑन 2 होगा। क्या होगा? 1 1 ऑन 2 होगा। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए, इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ लेकर आइए ऐसा इधर, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, भाई वाई एक्सिस वाला कोडोमेन होता है ना, और एक्स एक्सिस वाला डोमेन होता है। तो आप कुछ भी इसका वैल्यू लीजिएगा तो क्या बोलता है? 1 1 बोलता है कि अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर एक बार कटेगा तो वह 1 1 फंक्शन होगा। तो भाई एक बार से बेसी कट ही नहीं सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे तो। इसके बाद ऑन टू बोलता है कि पूरे कोर डोमेन में अगर हमारा ग्राफ कटेगा तो यह हमारा क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। तो यह एक ऐसा फंक्शन है कि इसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक आपका जो है ग्राफ बनेगा और ये कटते जाएगा, है ना, ये वाला लाइन, और एक बार से ज्यादा नहीं कटेगा, है ना। तो इसमें 1 1 भी है यह और ऑन टू भी है। आप नंबर लेके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, या तो ऐसा भी चेकआउट कर लीजिए कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर यह आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा साहब? तो यह बन जाएगा आपको 1 1 फंक्शन। इसके बाद जो है आप एफ ऑफ y से चेक कर लीजिए, है ना, एफ ऑफ y, यानी y जो है हमारा x के टर्म में जो है उसको y के टर्म में लाकर आप चेकआउट कीजिए। अगर वह y के बराबर देगा तो ऑन टू हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से आप देख सकते हैं इसको। और आप इतना याद रखेंगे कि अगर मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर हो और जो फंक्शन डिफाइंड है अगर वह लीनियर हो, है ना, रैखिक हो, तो इस कंडीशन में यह 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे इरेज कर लेता हूं मैं इधर, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? चलिए देखिए आप लोग, क्या है यह निकलेगा कि नहीं आप लोग से? भाई इजी है, कोई इसमें लफड़ा है नहीं। कैसे निकालना है इसको? चलिए यहां पे क्वेश्चन है कि इफ एफ मैपिंग आर टू आर, एफ जो है मैप कर रहा है आर टू आर, बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर होल पावर 1/3 है, देन फोफ एक्स। तब यहाँ फोफ एक्स का वैल्यू क्या होगा यह आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, गौर से गौर फरमाइए। साहब आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। आपको निकालना है फोफ ऑफ एक्स। तो यह साहब बनेगा एफ करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, है ना। तो आइए एफ ऑफ एक्स इसके अंदर में रखिए। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर यह है, इसको रख दीजिए 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, है ना। अब देखिए यहाँ x है तो 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर पूरा होल पावर 1/3 है। तो अब x के पास यह पूरा चीज आकर बैठ गया, है ना, यह क्या बैठ गया? पूरा x के पास बैठ गया। अगर आप इसको y नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं? y। तो यहाँ देखिए जब इसका नाम आप y दीजिएगा तो x था तो 3 माइनस एक्स क्यूब है, इसका नाम अगर आप y देंगे तो 3 माइनस y क्यूब का पावर 1/3 बनेगा, बन जाएगा। अब y का वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए।
तो जब आप यहाँ पर y रखेंगे तो 3 माइनस ये पूरा y है ना, तो y है 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर कितना है 1/3 है, और इसका पूरा पावर आपको क्या लेना है तो y के पावर 3 ये ले लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो अब यहां से कैसे होगा भाई साहब, ऐसा यह हो गया y का पावर और पूरा का पावर है, देखिए पूरा का पावर क्या है, पूरा होल पावर 1/3 है ना। चलिए ऐसा हो गया, तो अब भाई साहब यह 3 से 3 ए वाला तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो यहां बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब और ये पूरा पावर कितना 1/3, ठीक है। तो अब आ जाएगा यह 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 और माइनस प्लस एक्स के पावर 3 का पावर कितना 1/3, तो यह -3 और +3 कट गया, तो x के पावर 3 का पावर 1/3, यह 3 कटा तो भाई साहब x निकल गया, है ना। यानी इसका आंसर सी नंबर जो है सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ f of x is equal to x square plus x plus 7 then f of 0 is, भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है। बोला जा रहा है यहां पर कि यदि f of x बराबर यह है x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 तो अब f of 0 निकालिए क्या होगा, यानी जहां जहां x है वहां वहां आप 0 डालिए, है ना। तो भैया आप x के पास 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में ये भी 0 प्लस 7 और 0 प्लस 0 प्लस 7 आपका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो आप निकाल के बताइए। तो भैया आप ये सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि यह 1/√2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है। अगर आप यह सोच लिए तो आपका आंसर निकल गया, क्योंकि बाहर में कॉस इनवर्स है ना, बाहर में कॉस इनवर्स है तो आप कॉस के बारे में अंदर सोचिए, बाहर में साइन इनवर्स होता तो आप साइन के बारे में अंदर सोचते। तो यह 1/√2 जो है कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू है और 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं, मैंने सोचा वह आंसर निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस, अब ब्रैकेट में क्या है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो भाई साहब ये तो देखिए आप पहले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, कब, जब हमारा x बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में, है ना, और -1 और 1 भी होगा, तो 1/2 इसके बीच में है, यानी साहब अंदर वाला π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2, यानी cos π/2 होगा क्योंकि बाहर में cos है, और cos π/2 कहने का अर्थ है कि cos 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री का वैल्यू साहब हो जाता है 0, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स cos 7 π/6, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा cos इनवर्स cos 7 π/6। तो भाई साहब यह जो है cos के रेंज में आ रहा है, cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक, है ना, और उसके बीच में जो है सब। तो भाई यह जो है हमारा कितना डिग्री है, ये 30 और 210 डिग्री, इससे बहुत बाहर है, तो इसको पहले उसके रेंज में लेकर जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ cos इनवर्स इसको आप लिखेंगे cos पाई प्लस π/6, है ना, तो यह बन जाएगा आपका 7 π/6। cos 180 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रांट में है, थर्ड क्वाड्रांट में है ना, और थर्ड में हमारा cos होता है माइनस, तो वह देगा -cos थीटा दे देगा, यानी -cos π/6 के बराबर होगा, यानी यह हो जाएगा cos इनवर्स -cos π/6। अब यहां आप यूज करेंगे cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x वाला, ठीक।
तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, है ना। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स मीन्स पाई बाई 6 यहाँ, और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, पाई में से पाई बाई 6 जब घटेगा तो भाई साहब यह 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो इधर थोड़ा सा हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा सही रहे, आपको समझ में आए बात कि कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan इनवर्स, क्या भाई साहब, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या होगा। तो यहां देखिए, यह है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर साहब होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी यह हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो यहां से tan इनवर्स √3 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। तो यहां से ये चीज जो हमारे पास आया कि tan इनवर्स √3 प्लस में कॉट इनवर्स √3 माइनस क्या पाई, तो साहब यह पाई बाई 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई बाई 2, और माइनस में है पाई, है ना। तो पाई बाई 2 में से पाई घटेगा तो यह बचेगा माइनस पाई बाई 2। क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब ऑप्शन एम जो है एन से छोटा होगा, एम जो है एन से बड़ा होगा, कि एम बराबर एन होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होते हैं, यानी m बराबर n होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी m बराबर n, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, किसी भी सेट में आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत कीजिए ढंग से, आप सही नंबर ला सकते हैं और अपना रिजल्ट सही कर सकते हैं। लेकिन बच्चा जो है ना, एग्जाम नहीं हो पा रहा है से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जा रहा है। ठीक है कि भाई कैसे एग्जाम अगर होता तो पढ़ने में थोड़ा मजा भी आता, लेकिन हमारे झारखंड में कंडीशन ऐसा है कि भाई एग्जाम कब होगा कोई मतलब आता पता है ही नहीं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम हमारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में बोला गया था कि होगा, लेकिन गायब हो गया, अब नहीं होगा यह एग्जाम। झारखंड सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा है कि कब एग्जाम होगा नहीं होगा, बच्चा का भविष्य कहां से कहां जा रहा है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा का काम पहले होना चाहिए, किसी को भी मैं बोल रहा हूं, शिक्षा का काम भैया सबसे पहले आप कीजिए, क्योंकि शिक्षा का ग्राफ अगर नीचे जाएगा तो पूरा दुनिया समझिए नीचे जा रहा है ना। और शिक्षा का झारखंड में जो ग्राफ है वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब शिक्षा अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो झारखंड शिक्षा के मामले में इतना नीचे चला जाएगा कि हम लोग उसके बारे में सोचना ही बेकार है कि कितना नीचे चला जाएगा। देखिए हमारे जैक बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो गायब है, रिक्त जो सीट है अध्यक्ष का वो रिक्त है, कोई नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। क्या तो अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं उस लायक। भैया आप इसका काम जल्दी कीजिए, जो सीट खाली है आप उसको उस सीट को भर के आप एग्जाम लीजिए ना। तो डेट पे डेट फेंकते जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है कब एग्जाम होगा। पहले क्या था कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हैं उनके ऊपर बात था कि वो जैसा डिसीजन लेंगे, जिनको अगर वो डिसीजन लेंगे कि भैया इनको बनाया जाए तो वैसा काम होगा, है ना, उनके ऊपर बात था। लेकिन अब यह बात चला गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर, हेमंत सोरेन जी के ऊपर, है ना। लेकिन कि वो भैया अब डिसीजन लेंगे कि किनको बनाना है, तो लीजिए ना जल्दी से। कब लीजिएगा आप लोग, मतलब कोई अत्ते पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा। अब एक नया रूल लेके आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी
कि ताड़ पर चढ़ के जो सबसे पहले बच्चा नीचे उतर जाएगा उसको नौकरी देंगे। भैया कैसा नियम है यह? कौन सा रूल लेकर आप आ रहे हैं? बच्चा को गुमराह कर रहे हैं आप। शिक्षा पर तो आपका कोई ध्यान है ही नहीं कि हम एग्जाम ले ले जल्दी से। मतलब बच्चा जो है धरना प्रदर्शन करेगा तब काम होगा अब लगता है, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। अब भैया विपक्ष, अब यहां पर राजनीतिक की बात नहीं हो रही है, जो मैं सुना और जो पढ़ रहा हूं पेपर में वो बात बोल रहा हूं। तो विपक्ष भाई कोई भी आवाज उठाएगा ना, विपक्ष आवाज उठा रही है, हर कोई आवाज उठाएगा। आप काम नहीं कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। बच्चा जो है झारखंड में कितने गरीब लोग हैं, आप हूबहू रूबरू हैं उससे कि कितने गरीब लोग हैं, कितने मतलब परेशानी झेल झेल कर झारखंड में लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और वो बच्चा अभी टर्म 1 का ही एग्जाम नहीं हुआ है तो टर्म 2 कहां जाएगा? आपको टर्म वाइज एग्जाम आपको ले रहे हैं आप लोग इस बार। सही बात है भाई, टर्म वाइज एग्जाम है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब होगा इसके ऊपर सोचिए। तो बोला जा रहा है कि उस लायक अध्यक्ष मिल नहीं पा रहे हैं कि हम नियुक्त करें, है ना। अध्यक्ष जैसा हमें चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री आपको जैसा चाहिए था वैसा मिल गए। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री के योग्य थे, इसलिए उनको शिक्षा मंत्री बना दिए आप। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अब अध्यक्ष के लिए। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है ना, कि बच्चा को ताड़ पर चढ़ा के वो नीचे जल्दी से जो उतर जाएगा ये नौकरी हो जाएगा। ये सब बात भैया क्या बोलने की जरूरत है? माने बच्चा अब ताड़ पर चढ़ने के लिए सीखेगा और उतरने के लिए सीखेगा कि भैया अब ऐसे ही नौकरी मिलेगा। तो काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपका शिक्षा का ग्राफ बहुत नीचे की तरफ जा रहा है और शिक्षा ही है कि हमारा दुनिया चल रहा है, नहीं तो कैसे चलेगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पे काम जल्द से जल्द करें और बच्चों का एग्जाम जल्द से जल्द लें टर्म 1 का, और उसके बाद टर्म 2 के ऊपर आप आगे की ओर काम करें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, है ना। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में x और y के किस वैल्यू के लिए हमारा यह मैट्रिसेस इक्वल है, यह आपको बताना है। मींस x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो देखिए यह इक्वल मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट कॉलम के बराबर इसका फर्स्ट कॉलम, यानी y + 1 इज इक्वल टू y + 1 इज इक्वल टू इसमें है 8, है ना। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? तो y का वैल्यू 8 - 1 7। y का वैल्यू क्या निकल गया? 7 निकल गया। अब यहां से आ जाइए, इसका इक्वल में यह हो जाएगा, तो आप इसको ले लीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 - 3x बराबर क्या लेंगे? 4 लेंगे, ठीक है। तो जब यह 4 हुआ तो यहां से -3x बराबर क्या होगा? 2 है इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, यानी यहां 2 बचेगा। तो x बराबर -2 क्या हो गया? 3 हो गया। तो x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 7, है ना। -2/3 और 7। यहां से भी साहब x का वैल्यू आप देख लीजिए। तो यहां हमारे पास है 3x + 7 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें 0 है, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -7/3। तो साहब यह मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब हमारा x का वैल्यू हर कंडीशन में सेम होगा, है ना। अगर यहां से मैं x वाला टर्म उठा रहा हूं तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू अगर यहां से निकल जाए x का, तब ये मैट्रिक्स हमारा इक्वल हो जाएगा। जैसे यहां देखिए y - 2 = 5 लेंगे तो y का वैल्यू यह 7 दे रहा है, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए एक मैट्रिक्स में। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? इसको बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यह फाइंड नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1।
तो भाई यह क्वेश्चन पहले भी आया है कि आप पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है 3/3 ऑर्डर का, जिसमें एंट्री है एलिमेंट का क्या 0 या 1 या तो फिर दोनों। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि 2 दो एलिमेंट है ना, किस प्रकार का 0 और 1, तो 2 के पावर लगा देना है यह ऑर्डर 3/3 का। और इसका आंसर भाई साहब 512 आता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो है डी है ना। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, सब कुछ सही होगा, है ना। दुनिया आपका जो है मज़ेदार बन जाएगा, रंगीन एकदम हो जाएगा। आप जो है अच्छे ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं। और बच्चा लोग तो इतना खुश है ना, लइकवन ने कहो कि मैंने पूजा कर रहा है कि भैया फिर से लॉकडाउन लग जाएगा ना, तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और रिजल्ट तो कितना 85 90। अब भांजता तू रिजल्ट आला के बाद कौची लइकन कि भाई वो हमारे तो 85 अलो, हम एग्जाम देती हूँ ना तो हमारे 95 आती हो। इतना मतलब भांजता है कि पूछो मत, 95 अतो। अब अभी एकदम रोज मना रहा है। कहो ऐसा विद्यार्थी है, भैया कोरोना आ जाता, कोरोना आ जाता। अब आएगा और 75 पूछेगा, क्लास में आने के बाद मिलने आता है, बाबू कितना रिजल्ट आया, सर 75 आया। लिखते ना तो हमारे 85 जरूर आ जाता है, 85 आ जाएगा। लिखने के बाद पता चलेगा, खाली बांधना है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इच। भैया यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्सेस हैं? सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, है ना। ऑप्शन है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक जो हमारा क्वेश्चन पीछे सेट में आया हुआ है वहां पे भाई साहब हम बना कर दिए हुए हैं, है ना। बार बार एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करते रहेंगे। या इसका जो आंसर आता है भाई साहब, यह आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ ए बराबर है 2, हाँ ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है ना, जिसमें ए नंबर्स रखे गए हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो देखिए इसका 2/2 ऑर्डर का डायरेक्ट आपको अगर एडजॉइंट निकालना है, जैसे 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया है तो इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाले। कैसे? तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करने का मतलब है कि 2 के पास 3 चल जाएगा और 3 के पास 2 आ जाएगा, ये हो गया इंटरचेंज। और जो ए वाला नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है इसमें साइन को आप चेंज कर दीजिए। प्लस है तो -1 हो जाएगा, प्लस में 5 है तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक। यह आपका आंसर निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ ये वाला कौन सा ऑप्शन में है साहब, तो 3 2 -1 -5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं। बोल रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। तो हमने आपको बताया है पहले भी कि मान लीजिए ए जो है एक मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, और आपसे पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा, तो यह के साहब बाहर निकलेगा और जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है वह इसका पावर चढ़ जाएगा, है ना। जैसे के n/n ऑर्डर का है तो के बाहर आया तो इसका पावर n हो जाएगा, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना। पावर n कैसे आता है, तो यह n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो यह के जो है सभी रो से हमारे पास डिटर्मिनेंट में आकर कॉमन हो जाता है। तो जितना रो बनेगा उतना के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ n रो है तो n के बाहर आया, है ना, तो एक के पावर n हो गया। तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का है तो के बाहर आएगा तो के पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, है ना। आइए तो इधर थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है भाई, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना। कॉलम वाइज पढ़ रहा हूं मैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ए बराबर यह मैट्रिक्स है एंड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहां समझिए आपके पास क्या है, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
क्या है, आई है। तो ए आपके पास क्या है, तो है कॉस अल्फा, यहां है माइनस साइन अल्फा, यहां पर है साइन अल्फा और यहां पर है कॉस अल्फा, ठीक। प्लस में ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वह रो बन जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो यह हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग 2/2 ऑर्डर का ही लेंगे। क्लियर। चलिए अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस, क्या हो जाएगा भाई, तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा यहां और ये माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू साहब 1001, है ना। तो यहां से 2 कॉस अल्फा बराबर हो गया आपके पास 1, ठीक। तो कॉस अल्फा बराबर हो गया 1/2, कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो 1/2 साहब कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 बोले तो π/3, है ना। तो देखिए π/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। अल्फा का वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगा π/3, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इफ ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है भाई साहब, सच डेट इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर बराबर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन तब कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताइए। यानी सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। क्या निकालने की जरूरत है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को साहब आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ए आपके पास क्या है, तो यहां देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर इंटू में यहां लगाइए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो से कॉलम में, तो अल्फा से अल्फा में करेंगे साहब तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा से इस गामा में करेंगे तो प्लस मिल जाएगा बीटा गामा। अब यहां अल्फा से बीटा में कीजिए तो अल्फा बीटा, फिर बीटा से माइनस अल्फा में तो ये हो जाएगा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है। अब चलिए दूसरे रो से कीजिए, तो गामा से अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा से गामा में करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, ठीक। अब दूसरा कॉलम में कीजिए, तो गामा से बीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा गामा बीटा, और माइनस अल्फा से माइनस अल्फा में तो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर में। अब चलिए यह तो निकल रहा है, क्या निकल रहा है भाई साहब, ए स्क्वायर। चलिए छोड़िए, तो यहां से यह कटेगा और क्या कटेगा, तो ये भी कटेगा। तो आपके पास आ गया यहां अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, यहां 0 बना, यहां भी 0 बना, और यहां क्या बना, तो ये भी सेम चीज है इसी के जैसा, यानी ये भी है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है भाई साहब, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यह ए स्क्वायर निकला, और इसी ए स्क्वायर के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 है ना। तो यहां से क्या निकल रहा है, तो देखिए यहां पर, तो इसके बराबर 1 आएगा, यानी आपके पास आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा बराबर साहब 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो देखिए ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, यानी ये चीज माइनस में करके रख रहा है क्या। तो इधर अगर आप इसको लेकर आएंगे, चलिए ऊपर थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, है ना, यहाँ पे यहां से थोड़ा सा हटा लेते हैं इस चीज को। तो ये क्या बन जाएगा, -1 को जब आप लेफ्ट में लेकर आएंगे तो यह बन जाएगा क्या, अच्छा ऑप्शन ऐसा मैच करेगा क्या, पहले देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा -1,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 1 1 1 1 नहीं है, यानी इसको जब उधर लेकर जाइएगा तो यह हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा बराबर 0। देखिए अगर यह ऑप्शन में होगा तो सही है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह भाई साहब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश बराबर ए है, और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब ए डैश बराबर माइनस ए है ना, दोनों चीज है यह मैट्रिक्स। यहां पर एक ऐसा है, दोनों है, सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो क्या ए इज डायगोनल मैट्रिक्स? क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स होगा? ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज नहीं। यहां पर एक जीरो ही मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी होगा और एस्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक सेट का 2 वीडियो कर रहा हूं, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है सेट 4 के लिए। हमारे पास बोल रहा है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, देन x इज इक्वल टू व्हाट, मींस x का वैल्यू क्या होगा साहब वो बताना है। तो कैसे आप करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 से 2 में करेंगे, 18 दूना 36 बराबर, यहाँ 6 छक 36 और यहाँ 18 दूना ये वाला करेंगे माइनस में 36, है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि माइनस 36 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साहब मिल जाएगा आपको 36, मीन्स एक्स का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस 6। क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, प्लस माइनस 6। तो इस तरह से 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक, ठीक है। और आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाला का कभी हार नहीं होता है, एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करते हैं, है ना। क्योंकि जब एक घर बनता है तो एक ईंटे को दूसरे ईंटे से जोड़कर एक दीवार का निर्माण होता है और उस दीवार पर एक छत लगाया जाता है ना, और उस छत के नीचे लोग अपना जीवन यापन करते हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह से आप छोटे छोटे ज्ञान को अर्जित कीजिए, है ना, छोटा छोटा बात सीखिए, और जब आप सब बात को सीखकर अपने माइंड में रखेंगे तो आपके पास जो है ज्ञान का भंडार हो जाएगा, और फिर आप अपना जीवन अच्छे ढंग से अच्छे मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। और किसी को ज्ञान भी देना होगा अगर आपको, तो आप के अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप किसी को ज्ञान देने में कोई भी हिचकिचाहट ना कर पाए, ऐसा आपके पास होना चाहिए। तो आप जरूर सीखें, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को फॉलो कीजिए, है ना, आप अपने मुकाम पर जरूर जाएंगे। तो आप मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।